बहुत स्वागत है आपका कृष्ण बेदी साहब। और अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। खबरें अभी तक अपने वादे को हमेशा की तरह आज भी पूरा कर रहा है। सवालों के जरिए और अपने प्रतिनिधियों के जवाबों के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि विजन क्या है हरियाणा को लेकर सरकार का, वो क्लियर हो सके, जनता ये जान सके कि आखिर उनके लिए क्या सोच कर रखा है प्रदेश की मौजूदा सरकार ने। तो खबरें अभी तक अपने इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिना कोई वक्त जाया किए अपने अगले मेहमान को दावत देगा। और मैं इससे पहले कि जनाब कृष्ण बेदी साहब को मंच पर इनवाइट करूं, थोड़े से शब्दों में उनके बारे में बताना यहां जरूरी है कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब का सियासी सफर मेहनत, संगठनात्मक क्षमता और जनता से जुड़ाव की कहानी है। दरअसल कृष्ण बेदी ने अपने सियासी करियर की शुरुआत बीजेपी के साथ की। 2014 में कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सीट से आपने अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता। 2014 में जीत के बाद बतौर राज्य मंत्री सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। 2019 में आपने चुनाव में शिकस्त खाई, लेकिन मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बनाए गए। 2024 विधानसभा चुनाव में जींद के नरवाना से चुनाव जीते। मौजूदा वक्त में सामाजिक न्याय मंत्री हैं कृष्ण बेदी साहब, और आपका निजी जीवन भी बेहद सादगी भरा हुआ है। बहुत सादा मिजाजी आपकी शख्सियत का हिस्सा है। कृष्ण बेदी जी का सियासी सफर एक साधारण बैकग्राउंड से भी है। आपकी जो पृष्ठभूमि है वो भी साधारण है, लेकिन आपने हरियाणा की राजनीति में ऊंचाइयों को छुआ है। बीजेपी के संगठन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और जनता से जुड़ाव आपको एक मजबूत नेता बनाता है। मैं आपको मंच पर दावत दूंगी इन अल्फाज के साथ कि अच्छी सीरत को समझने की जरूरत क्या है। अच्छी सीरत को समझने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। जनाब कृष्ण बेदी साहब मंच पर तशरीफ ले आइए। और इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगी खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी साहब से कि वो आए और जनाब कृष्ण बेदी साहब के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज। माइक ले लीजिए सर। और अब हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, इनके साथ और भी अटैच्ड हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, खबरें अभी तक के इस मंच से प्रदेश की जनता के सामने इस वक्त जा रही हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी का खबरों अभी तक के मंच पर स्वागत है। जी नमस्ते। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपके इस जिम्मेदारी से ही करना चाहूँगा। मंत्री रहने का अनुभव पहले भी आपका रहा है, नए सिरे से जो दोबारा से जिम्मेदारी मिली, जिन विभागों की जिम्मेदारी मिली, किन प्राथमिकताओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन से विजन आपने अपने जहन में रखे हुए हैं? सर्वप्रथम तो खबरें अभी तक के सभी टीम्स का और विशेष तौर से आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, आप सभी का जहाँ मैं आभार प्रकट करता हूँ। वहाँ जो आप चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, दर्शक साथी हैं, उन सभी को मैं अपनी नमस्कार बोलता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। और वो खबरें अभी तक चैनल को जिन ऊंचाइयों तक वो दर्शक साथी लेके गए हैं, उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ। बात विभाग की और मंत्रालय की और मंत्री बनने की है। हम जब राजनीति में आए तो जनसेवा का एक उद्देश्य लेकर चले। विधायक होंगे, मंत्री होंगे, सरकार होगी नहीं होगी, ये तो कोई विषय ध्यान जहन में था ही नहीं। और जिस पृष्ठभूमि और जिस राजनीतिक दल से मैं भारतीय जनता पार्टी से संपर्क और संबंध रखता हूं, बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य कोई हरियाणा प्रदेश में था नहीं। हम तो केवल लंबे समय तक संघर्ष ही करते रहे। तो संभवतः 2014 में पहली बार हरियाणा प्रदेश में संपूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें विधायक बना और सरकार में स्टेट मिनिस्टर की मनोहर जी की टीम में मुझे जिम्मेवारी मिली। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ साथ महिला बाल विकास विभाग का भी उसमें मेरे पास जिम्मेवारी थी। SCBC वेलफेयर की भी जिम्मेवारी मेरे पास थी। तो उस समय में यदि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यदि गिनाया जाए
तो मनोहर जी की सरकार में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर दुनिया का एक ऐसा कार्यक्रम लॉन्च किया जिसके बारे में कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और जब ये विषय ध्यान में आया तो उस समय 21 जिला हरियाणा प्रदेश में थे और 21 में से 12 जिले ऐसे थे जहां बेटियों की संख्या लगातार घट रही थी। और जिस प्रकार का समाज में असंतुलन पैदा हुआ तो उस पर यदि पहली बार चिंता की तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज 22 के 22 जिलों में हमारी बेटियों की संख्या बेटों के लगभग बराबर जा रही है। ये एक बहुत बड़ी पहल थी। बेटियों का मान सम्मान, बेटियों का संरक्षण और सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनका रोजगार की चिंता यदि की तो हमारी सरकार ने की। और उसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण काम मनोहर जी की टीम में हमने किया। मैं विभाग का मंत्री था, 13 महीने लगातार हमने प्रयास किया। जो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को देते हैं उसमें सबसे बड़ा एक घोटाले का अड्डा बन चुका था और लोगों के हाथ तक वो पैसा पहुंच ही नहीं रहा था। जो कोई ताकतवर लोग थे, कोई अप्रोची लोग थे, उनको पेंशन अंडर एज भी मिल रही थी, परंतु जिनकी आयु पूरी होगी उनको पेंशन नहीं मिल रही थी। और किस प्रकार से उसका वितरण होता था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो पहली बार हमने ऑनलाइन पेंशन सिस्टम लागू करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी सरकार के सामने। तो मुझे कहते हुए भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सदन के अंदर ये बात कही थी कि मनोहर लाल जी, जिस कदम को आप लेकर जा रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं ऑनलाइन पेंशन सिस्टम लागू कर दूं, यदि होना होता तो 2.5 साल मैंने प्रयास कर लिया, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा। परंतु हमने वो चैलेंज स्वीकार किया और 13 महीने के अंदर हमने पूरी की पूरी सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी स्कीमें थी सभी को डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के साथ बात किया। आगे बढ़ाइएगा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज नायब सिंह सैनी जी की सरकार चंडीगढ़ से जो बटन दबाती है 3,000 रुपए उस योग्य आदमी के सीधा जेब में जाता है, बीच में कोई उसको टच नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही है। आज के टाइम में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और आपने जिक्र भी किया कि उस वक्त आपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन सारी चीज व्यवस्थाओं को देखते हुए अब नए सिरे से इसमें से और अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ियां, ये जो अंतराल रहा, फिर उसके बाद आपको फिर से इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है, तो क्या कुछ कमियां पाई, कितनी बेहतरी हुई? वहीं पे आ रहा हूं मैं। उस समय डीबीटी तो हमने कर दिया, पेंशन उसकी हाथ तक पहुंचा दी, बैंक के थ्रू पहुंचा दी, परंतु सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्या योग्य आदमियों को मिल रही है, क्या दफ्तरों के चक्कर काटने बंद हो गए, क्या बीच में कुछ लोग डिस्टर्ब करने वाले नहीं है। उसको हमने उस चैलेंज को अब स्वीकार किया। आज हमने प्रत्येक नागरिक को का डाटा हमारे पास है। जिस समय उसकी आयु 60 साल होगी उसी समय मेरे डिपार्टमेंट का अधिकारी उससे बात करेगा, उसके कागज पूरे करके घर बैठे ही उसकी पेंशन लगाने का, जुड़वाने का और उसके अकाउंट खुलवाकर उसके अकाउंट में पैसे डलवाने की जिम्मेवारी मेरे डिपार्टमेंट ने ले ली। अब एक आदमी को भी विभाग के ऑफिस में नहीं आना पड़ता, विभाग प्रत्येक व्यक्ति के घर तक जाता है, उसके दरवाजे तक जाता है। यह सबसे बड़ा चैलेंज था जो हमने अब इसको रिजॉल्व किया है। और आज प्रत्येक नागरिक को पता है कि मेरी फला महीने फला तारीख को मेरी एज 60 साल की हो जाएगी और मेरे को पेंशन का लाभ मिलना ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट शुरू कर देगा। ये सबसे बड़ी बात है। पहले 59 साल का आदमी है, वो घूमना शुरू कर देता था, मेरी पेंशन मेरी पेंशन। पेंशन तो उसकी 60 में लगती थी, परंतु वो 1 साल दलालों के चक्कर में इधर उधर चक्कर में घूमता रहता था और उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। यदि आज 59 ईयर एज का कोई पर्सन है, उसको बता दिया जाता है कि फला दिन आपकी 60 साल की एज हो जाएगी और फला दिन आपकी पेंशन हम चालू कर देंगे। ये हमने सबसे बड़ा चैलेंज ठीक किया। बेदी जी, एक सवाल ये था कि एक मुद्दा बहुत अहम रहा पूरे देश के लिहाज से और हरियाणा उस पर फैसला लेने वाला राज्य बना, आरक्षण में वर्गीकरण का। विपक्ष ने इस पर बहुत से सवाल उठाए। विपक्ष ने हरियाणा में ये भी कहा, कभी आलोचना की तो कभी ये भी कहा कि फैसला तो अच्छा, आलोचना हम नहीं कर रहे, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए आपने ये फैसला लिया है। आपकी बहस भी हुई विधानसभा में गीता भुक्कल जी के साथ। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं, प्रदेश की जनता भी, कि इस तरह के फैसलों की जरूरत आज के वक्त में क्यों महसूस हुई, किस तरह से सरकार ने इसको सिरे चढ़ाया और अब क्या इसको लेकर स्थिति? देखिए, जरूरत तो बहुत लंबे समय से महसूस हो रही थी, परंतु निर्णय लेने की स्थिति में सरकारें नहीं थी। जिन्होंने निर्णय लिए तो उन्होंने 75 में ले लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला तो 1975 में ले लिया था और अभी तक चल रहा है।
हरियाणा की सरकार ने भी 1994 में ले लिया था फैसला, परंतु वो कोर्ट के कारण 2005 में वो रद्द हो गया। हमने एजुकेशन के अंदर 2020 के अंदर कर दिया था ये, परंतु रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो अगस्त 2024 में आया। और ऐसा नहीं है कि ये आरक्षण का निर्णय केवल हरियाणा के लोगों ने लिया होगा। इस प्रकार का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस प्रकार का लाभ देने का प्रयास किया, दिया भी, परंतु जब मायावती जी की सरकार आई इस फैसले को पलट दिया। ऐसा ही निर्णय दलित और अति दलित और महादलित का निर्णय बिहार की सरकार ने भी लिया। बिहार में चल रहा है, कर्नाटका में चल रहा है। इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, परंतु जिस प्रकार का बोल्ड निर्णय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने लिया और उस निर्णय के वो ये कह के चुनाव के दौरान अगस्त में आया था, उस दिन के बाद 16 सितंबर को आचार संहिता लगी, वो निर्णय सिरा नहीं चढ़ सका। हमारा कैबिनेट की मीटिंग हमारी बाद में हुई 2 दिन बाद, और वो फैसला आचार संहिता पहले लग गई थी, तो वो सिरे नहीं चढ़ा। परंतु नायब सिंह सैनी जी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि आप मेरी सरकार बनाने का काम करो, पहली कलम से पहले ही कैबिनेट में डीएससी वर्ग के लोगों को उनका रिजर्वेशन का लाभ मैं दूंगा, और उस निर्णय को उन्होंने लागू कर दिया। और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था नायब जी की सरकार के सामने, और नायब जी ने उस चैलेंज को स्वीकार करके लोगों को राहत देने का काम किया। आज हजारों परिवारों के अंदर नायब सिंह सैनी को भगवान के रूप में पूज रहे हैं लोग। ऐतिहासिक फैसला है, और इस फैसले को अब पूरे प्रदेश के लोग हमसे इसका परफॉर्मा, इसके स्टाइल, इसकी डिजाइन हमसे मांग रहे हैं, और बहुत से प्रदेश तैयारी। अच्छा, इसका जो विरोध किया गया और मायावती का आपने जिक्र किया, उनका एक बयान भी आया कि ये जातियों को आपस में लड़ाने केवल विरोध करने के लिए विरोध किया गया था, परंतु जब मैंने उनके सवाल का जवाब दिया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर बैकफुट पे आके उन्होंने क्या किया, भूपेंद्र हुड्डा जी को सदन में खड़े होकर ये कहना पड़ा ये फैसला तो कांग्रेस गवर्नमेंट का है। तो फिर मैंने कहा ये गीता बुक्कल जी बोल रहे हैं, ये फैसला उनका व्यक्तिगत है या कांग्रेस का है? तो आपके सामने की बात है सारी। परंतु वो लोग विरोध करने के लिए विरोध कर रहे थे कि उनके पास विरोध करने को तथ्य नहीं था। हमारा सरकार इस आधार पर, इस फिलॉसफी पर चलती है, जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसका उदय करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। वो किसी जाति वर्ग से आए, उसको बराबर का हिस्सेदारी देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम इस वचन के साथ आए, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे दलित है, चाहे अल्पसंख्यक है, सभी के अधिकारों की सुरक्षा करना हम सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल ये था कि इस बार आपने नरवाना से चुनाव लड़ा, किसी जगह से सीट बदला जाना और उसके बाद पार्टी की आकांक्षाओं पर खरा उतरना और उस पर एक अच्छी जीत भी हासिल करना, किस तरह की चुनौती रहती हैं, किस तरह की मुश्किलें सामने आती हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, ये मेरी पहली ट्रांसफर नहीं है, ये मेरी चौथी बदली हुई है। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा 89 में। 94 में मैं लॉ का स्टूडेंट था, तब मैं एमसी हो गया थानेसर में ही। परंतु जो पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा वो मैंने यमुनानगर जिला के रादौर विधानसभा से लड़ा। कुरुक्षेत्र से ट्रांसफर होकर मैं रादौर चला गया, और रादौर जब पहला चुनाव लड़ा तो उसके बाद वो सीट परिसीमन में जनरल हो गई, वो शाहबाद रिजर्व हो गई। तो फिर मेरी रादौर से ट्रांसफर फिर शाहबाद की। आपको आदत है इस तरह की चुनौतियों की। मैं अभी आ रहा हूं। तो फिर शाहबाद भी बड़ी चैलेंजिंग सीट थी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, तो वहां भी हमने काम किया, लगातार पार्टी और संगठन ने काम किया और लोगों से जुड़ाव किया। तो 2014 में विधायक हो गए, मंत्री हो गए। परंतु पार्टी ने इस बार निर्णय किया, जो इस बार निर्णय किया वो सडनली किया, और बहुत दूर सडनली किया, और 200 किलोमीटर दूर का किया। शायद मुझे भी 10 तारीख को मेरी टिकट अनाउंस हुई, 6 तारीख तक मुझे भी नहीं पता था। केवल 6 तारीख को ही मुझे किसी बड़े अधिकारी ने इशारा किया कि बेदी जी, नरवाना के बारे में क्या सोचना है आपका। तो मेरा कोई ज्यादा था नहीं, मैं भी सरप्राइज था, परंतु पार्टी नेतृत्व ने कहा तो फिर मैंने सोचना शुरू किया। तो परिवार के लोगों से बात की, तो परिवार के लोगों का जो मत था वो मत अलग था, परंतु मेरा निर्णय ये था कि मैं पार्टी के लिए हूं, मेरा संगठन मुझे जो आदेश देगा मैं करूंगा। और 10 तारीख को संगठन ने मुझे आदेश दिया कि आप नरवाना जाकर चुनाव लड़ें, और 25 दिन के अंदर नरवाना की जनता ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, मेरे को नहीं दिया,
मेरी पार्टी की सोच को दिया, मेरी पार्टी के विचार को दिया, मेरे पार्टी के किए हुए काम को किया, मेरे प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया, मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान दिया, माननीय मनोहर लाल जी के किए हुए काम को लोगों ने सम्मान दिया और मुझे आशीर्वाद देकर पहली बार नरवाना जैसी विधानसभा जो 1975 साल तक कभी आज तक कभी बीजेपी के पक्ष में नहीं थी, वहां से और अब उस क्षेत्र को भी विकास की बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसमें मेरे एक सवाल और जोड़ूंगा कि जब इस तरह के चेंजेस होते हैं तो जो स्थानीय जो पहले से वहां के नेता होते हैं ये सभी पार्टियों के सामने आती हैं, तो वो स्थानीय लोगों का सहयोग मिलना बहुत मायने रखता है। उसको आपने किस तरह मैनेज किया और वो किस तरह की चुनौतियां रही? नहीं, ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं था, वो चैलेंज भी था, परंतु पार्टी नेतृत्व बीजेपी का और बीजेपी का कार्यकर्ता एक सोच को लेकर चलते हैं। मेरे नेता ने जो फैसला किया वो कृष्ण बेदी के लिए भी वही है, नायब सिंह सैनी जी के लिए भी वही है, अन्य के लिए भी वही है। कार्यकर्ताओं ने सहजता से स्वीकार किया। मेरा व्यक्तिगत लोगों से पहले से जुड़ाव था, व्यक्तिगत लोगों से मिलता जुलता था मैं, और मेरा पेरेंटल गांव, मेरे जो फोर फादर हैं वो कड़ौदा खुर्द गांव मेरा पेरेंटल गांव है, वहां से आना जाना था। और जब मैं मंत्री था तो जींद जिले का मैं प्रभारी मंत्री भी रहा हूं और इस तरीके से लोगों के दुख सुख में उस प्रकार का था। परंतु एकदम से एक ऐसी सीट पर जाकर चुनाव लड़ना जहां बीजेपी कभी जीतती नहीं, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। परंतु लोगों ने सहजता से और नायब सिंह सैनी जी के और मनोहर लाल जी के और मोदी जी के काम को और कार्यकर्ता के रूप में मुझे स्वीकार किया। मैं उन मतदाताओं का, वहां के लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और जब तक जीऊंगा उन लोगों का आभारी रहूंगा, ऐसी मैं बात करता हूं। परंतु एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो सीट बड़ी हॉट सीट भी रही है कभी। वहां पर श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी नेता प्रतिपक्ष भी नरवाना से रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, और इस प्रकार का एक बड़ा व्यक्तित्व सुरजेवाला साहब और जयप्रकाश वगैरह बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लीडर वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो लोगों का टेस्ट भी उसी प्रकार का है। तो उसके बाद ये सीट रिजर्व हुई और लगातार 3 बारी एससी वर्ग के हमारे जो कार्यकर्ता वो चुनाव जीत के आए, चाहे किसी पार्टी से जीत के आए। परंतु जो अपेक्षाओं का लेवल है नरवाना में वो थोड़ा बड़ा है। वो चौटाला जी जैसी उम्मीदें रखता है, सुरजेवाला जी जैसी उम्मीदें रखता है। अब उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ये चैलेंज मेरे लिए सबसे बड़ा है और प्रयास है कि उस लेवल पर उनकी इच्छाओं को, उनकी अपेक्षाओं को नायब सिंह सैनी जी की सरकार और हमारी पार्टी की जो योजना है अंतिम पायदान पर और अंतिम लाइन तक जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए हम सभी प्रकार की योजनाएं बनाई और मैंने विश्वास दिया लोगों को, लोगों ने विश्वास कर लिया। मैंने विश्वास दिया कि नरवाना को भी 90 की 90 विधानसभा के क्षेत्रों के लेवल पे लेकर आने का मैं काम करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रथम पंक्ति में लेके जाऊंगा, परंतु हमारी पार्टी की एक सोच है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मैं को नरवाना को सबसे आगे ले जाऊंगा ऐसी कोई बात नहीं है। लाडवा दुनिया में सबसे आगे चल जाएगा नहीं है। 90 के 90 क्षेत्रों का हम समान रूप से विकास करेंगे और उन 90 क्षेत्रों में नरवाना को भी उसी प्रकार की ऊंचाइयां मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने अपने संकल्प पत्र में एक वादा किया है कि अलग अलग जातियों की बिरादरियों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे, तो ये किस तरह की योजना है, किस तरह का काम इस पर किया जा रहा है, क्या कुछ फायदे इससे होने वाले हैं और क्या जरूरत है इसकी? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये प्रदेश बड़ा चैलेंजिंग प्रदेश है राजनीति के लिहाज से। यहां पर जननेता के रूप में ताऊ देवीलाल को भी इन लोगों ने बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम किया और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर स्वर्गीय बंसीलाल जी का भी बहुत बड़ा नाम और कदर है। परंतु इस हरियाणा प्रदेश का, मुझे बात को कहते हो कोई दोहराई नहीं है, समान रूप से विकास करने की कभी किसी ने योजना नहीं बनाई। सरकार जिला वाइज बनती थी। ताऊ देवीलाल की सरकार बनी तो तेजा खड़ा की सरकार बोलते थे, बंसीलाल जी की सरकार बनी तो तोसाम की सरकार बोलते थे, स्वर्गीय भजनलाल जी की सरकार बनी तो तोसाम की सरकार बोलते थे, और हुड्डा जी की सरकार बनी तो किलोई सांगी की सरकार बोलते थे। पहली बार हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सरकार बनी तो वो मनोहर लाल जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा प्रदेश की जनता की सरकार बनी। आपको एक भी आदमी ये कहता हुआ नहीं मिला होगा 10 साल के अंदर कि मैं करनाल का रहने वाला हूं। नहीं तो मुख्यमंत्री के इलाकों के नाम पर लोग गुंडागर्दी क्या करते थे, लोगों को हर प्रकार से पीछे धकेलने का काम क्या करते थे। मनोहर लाल जी ने पहली बार संपूर्ण हरियाणा की सरकार बनाई और हरियाणा के प्रत्येक जनमानस को यह विश्वास दिला दिया कि यह सरकार आपकी है, इस सरकार के अंदर आपको भी उतने मान सम्मान मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, जब सरकारें बनती थी असमान जल वितरण, सरकार बन गई सरसा की, सारी नहरों का पानी सरसा की तरफ मुंह हो जाता था। सरकार बन गई तोसाम की, सरसा का पानी बंद, तोसाम में चला गया। सरकार बन गई भिवानी की, सारा पानी उधर
भिवानी में चला गया, पूरा हरियाणा प्यासा मरता था। बिजली का असमान वितरण था, नौकरियों का असमान वितरण था। किस प्रकार के लोग बदली के अंदर भी भेदभाव करते थे। ये पहली बार किसी ने भेदभाव खत्म करने का काम किया। मुझे फक्र है उस नेता के साथ मैंने बाल्यकाल से काम किया है, वो मनोहर लाल जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया, नायब सिंह सैनी जिस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो लोग विकास के मामले में पीछे छूटे, जिन जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिन लोगों को मतदान करने के बाद, सरकार में हिस्सेदारी करने के बाद भी किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिला, उन लोगों को सम्मान देना हमारी जिम्मेवारी बनती है और वो काम नायब सिंह सैनी जी बड़ी बखूबी से करते हैं। इसलिए हर जाति वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, उनको सम्मान मिले, उनकी बात सुनी जाए, उनको बात रखने का चंडीगढ़ के अंदर भी कोई प्लेटफॉर्म मिले। इस योजना के तहत हम चल रहे हैं। बीजेपी का एक नारा है कि अंतिम व्यक्ति तक हर तरह की सहूलत और सुविधाएं पहुंचाई जाएं। अंत्योदय योजना को लेकर आपने एक वादा किया कि आहार योजना को लेकर के इसको दोगुना किया जाएगा और कैंटीन्स वगैरह खोली जाएंगी। तो अभी स्थिति क्या है, किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है और कब तक इसको दोगुना करने का आपने संकल्प लिया है? देखिए, हमने सभी क्षेत्रों को टच करने की शुरुआत की है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। पहले कॉलेज भी नेता के फेस के हिसाब से खुलते थे, शिक्षा की जरूरत के हिसाब से नहीं, उस इलाके की जरूरत के हिसाब से कॉलेज का या पॉलिटेक्निकल का या ITIs का, ऐसी फैसिलिटी भी चेहरे देख देख कर, नेता देख देख कर हुआ करती थी। पहली बार मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के नक्शे के ऊपर रखकर एक ऐसी प्रकार के साथ गोल दायरा लगाया कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाहर कोई भी बेटी शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो किसी विधानसभा का कोई विधायक था। सड़कों का यदि डेवलपमेंट की बात की तो पूरे हरियाणा प्रदेश की योजना बनाई। मेरे को याद है, मैं जब मिनिस्टर था, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ था। पहली बार बाडड़ा में जब मुख्यमंत्री जी गए, लोहारू में मुख्यमंत्री जी ने कहे, लोगों ने कहा कि 30 साल से हमारी टेल पे पानी नहीं आया। कारण, क्योंकि नेता हमारा विपक्ष का विधायक है। पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया कि आप टेल पे बैठ के सेल्फी खींच के पानी के साथ मुझे भेजने का काम करें। आज हरियाणा प्रदेश की आखिरी टेल तक पानी हमने पहुंचाया। जिन बिजली की तारों पर माताओं के कपड़े सूखते थे, आज वो 24 घंटे उन तारों में बिजली चलती है। हरियाणा के लिए सबसे बड़ी अविश्वास की बात थी, कोई चैलेंज उसका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो उन सभी चीजों को देखते हुए जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी भी लालसा जागी है कि मेरा उत्थान कब होगा। उन सब के लिए हमने बड़ी विस्तृत योजना बनाई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बजट सेशन से पहले कुछ चीजें बताने की नहीं होती। इस बजट सेशन, लेकिन बजट को लेकर उम्मीद की जा सकती है। मैं बता रहा हूं ना, इस बजट सेशन के अंदर बहुत सी चीजें आपकी सारी शंकाओं को दूर करेगी, हरियाणा प्रदेश की जनता की शंकाओं को दूर करेगी। और राजनीतिक तौर पर जो लोग अवेयर लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनकी बहुत सी जिज्ञासाएं और शंकाएं हैं, ये होगा नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो सकता, इन सभी चीजों को शांत करने का काम हमारी सरकार करेगी। और बजट 7 तारीख के बाद आ जाएगा, जुमा कल से शुरू हम करने जा रहे हैं। अब पेंशन को लेकर, बुढ़ापा पेंशन है, उसका इंतजार भी अभी बढ़ने को लेकर हमारे प्रदेश के बुजुर्ग कर रहे हैं। जो 250-250 रुपए का सिस्टम बनाया गया था, अभी इसी तरह से रहने वाला है, किस बार कुछ और नया होने वाला है? इसको हम कुछ और तरीके से भी चेंज करने की सोच रहे हैं। अभी वो अंडर कंसिडरेशन बातें हैं, वो चीजें अभी मंच पे कहने की नहीं है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर 35 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं। उसमें दिव्यांग भी हैं, उसमें हमारे ओल्ड एज के भी हैं, उसमें विधवा बहनें भी हैं, उसके अंदर हमारे बहुत से ऐसी बेटियों के लिए वो योजना है, बहुत से ऐसे डिजीज हैं, बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, उन लोगों को भी कुछ हेल्प करने की बात है। थैलेसीमिया है, जिस प्रकार से एसिड विक्टिम है, इनसे बहुत से ऐसे हैं। हमारे 35 लाख से ज्यादा लोगों को हम ओल्ड एज पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, देश के अंदर सबसे ज्यादा संख्या है हमारी और सबसे ज्यादा अमाउंट भी है। 3000 रुपए पर आदमी के हाथ में हम दे रहे हैं, किसी प्रदेश में नहीं है। अब जिन प्रदेशों में, अब शायद पंजाब में तो अब 1500 की है, और 1500 का वितरण भी किस प्रकार से हो रहा है शायद मुझे नहीं पता। और इसी प्रकार से यूपी के अंदर तो 800-900 रुपए चल रही है, दिल्ली के अंदर थी, परंतु मुट्ठी भर लोगों को दे रहे थे वो लोग। इसी प्रकार से अन्य प्रांतों के अंदर भी है। आज मेरा प्रांत सबसे ज्यादा लाभार्थियों को पेंशन दे रहा है और सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, और जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाएंगे भी। इसमें स्टाइल चेंज करना पड़ेगा तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो भी चेंज करेंगे, परंतु एक भी व्यक्ति, पात्र व्यक्ति छूटेगा नहीं और अपात्र उसमें जुड़ेगा नहीं। ये चैलेंज है।
चुनाव के दौरान इस बार एक मुद्दा बहुत गरमाया और वो था दलितों का मुद्दा। हमारे देश में गरीबों की बात हो, किसानों की बात हो, दलितों की बात हो, तो इन पर चुनाव में जरूर बात होती है। आपकी पार्टी लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही कि कांग्रेस के वक्त में दलितों को पीछे धकेलने का काम किया गया, पीछे उनके विकास को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, बल्कि यहां तक कि कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता हैं उनको भी पीछे रखने की कोशिश की गई। कांग्रेस ये कहती है कि हम तो सबको साथ में लेकर चलते हैं। कांग्रेस ने तो देश को एक साथ पिरोने की कोशिश की है। देखिए, ये एक लंबी डिबेट हो सकती है। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, सिर्फ केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप स्टडी कर लीजिए। बिफोर 1996 से पहले, 96 में 13 दिन के लिए अटल जी की सरकार आई थी, उसके बाद 98 में आई है, 98 से 2004 तक हमारी सरकार रही, और 14 से लेकर आज तक की। उससे पहले अंबेडकर जी की आप जो जो चीजें हैं आप स्टडी कर लीजिए। इस मऊ के अंदर जिस भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, वो सेना के क्वार्टर में उनका जन्म हुआ था। और ये हमारे एक चैलेंज था हमारी सरकार के सामने कि सेना की जमीन को खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते, स्टेट के अंदर नहीं आ सकती वो, क्योंकि एक कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के अंदर वो मकान है। मैं गया हूं वहां पर, परंतु हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा कीमत देके सारे कानून में किसी प्रकार का परिवर्तन जिस प्रकार का भी करना था, सेना के साथ जिस प्रकार का MOU किया, वो सेना क्षेत्र के अंदर वो भवन हमने लिया, और आज कितना विशाल वहां पर भवन बना है। वो अंबेडकर जी के प्रति एक श्रद्धा और एक सम्मान की बात। जिस मकान में अंबेडकर जी ने अंतिम सांस लिया, उसको किस प्रकार का संग्रहालय बनाया, किस प्रकार का वहां पर उसका स्वरूप दिया गया, ये भी आपसे छुपी हुई बात नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इंग्लैंड में उस जगह पर जाकर आया हूं जिस जगह पर अंबेडकर जी किराए के मकान में पढ़ते थे। अब वहां की जमीन खरीद के वहां पर भी उनका संग्रहालय बनाया। एक एक चीज को, एक एक आइटम को मैं टच करके आया, उनके चश्मे को भी टच करके आया, उनके पेन को भी टच करके आया। और जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि अंबेडकर जी के लिए दिल्ली में जगह तो कांग्रेस के पास नहीं थी ना, वो दलित थे, उनको मुंबई जाना पड़ा। और उनके देहांत के तुरंत बाद किस प्रकार से उनके परिवार को सरकारी मकान से बेदखल किया गया, ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है। आज कांग्रेस कह किस मुंह से रही है, और कौन से दलित नेता का अपमान नहीं किया? यदि उंगलियों पे गिने तब भी आप गिन लीजिए, यदि कोई डिबेट में कांग्रेस ही आना चाहे तब भी आ जाइए। पूरे देश की तो बात छोड़ दीजिए, आप हरियाणा की बात कर लीजिए। दलित का बेटा अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, किस प्रकार से अपमानित करके उसको बाहर निकाला, मैन हैंडलिंग तक उसके साथ हुई है, मारपीट तक हुई है। शैलजा जी को किस प्रकार से अपमानित किया। 5 सांसद जीत के जाते हैं, हुड्डा जी अपने मकान पे चाय पार्टी करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, परंतु उसमें शैलजा जी नहीं होती, उसमें जयप्रकाश होगा, उसमें दीपेंद्र हुड्डा होगा, उसमें सतपाल ब्रह्मचारी होंगे, और अन्य क्या है वरुण चौधरी हो सकता है, परंतु शैलजा नहीं हो सकती। चलते चुनाव विधानसभा के अंदर शैलजा जी को किस प्रकार से अपमानित किया। जिन लोगों का नाम लेके ये लोग कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, तो क्या गोहाना के अंदर जिन दलितों घर जलाए थे वो किसी दूसरे देश के दलित के थे क्या? मिर्चपुर के अंदर किस प्रकार से एक 82% नंबर लेके +2 में जिसने मेडिकल से किया, उस अपाहिज बेटी ने, और 82 साल का उसका दादा ताराचंद को जिंदा जलाया, वो दलित नहीं थे क्या? या उनके अंदर खून और पानी नहीं था क्या? क्या उनके अंदर सांस नहीं थे क्या? यही कांग्रेस तो थी। उनको 7.5 साल तक उसको वोट बैंक तो उन्होंने बनाया, वहां पे टेसुए तो बहाए, शैलजा जी भी गई, हुड्डा जी भी गए, और लोग भी गए, परंतु उन लोगों को यदि विस्थापित करने का काम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। विशेष गांव ढंडूर बनाया, तो ये दलित प्यार उसमें कहां गया था? कुमारी शैलजा को लेकर जो बयानबाजी हुई, उसका फायदा मिला आपको चुनाव के दौरान? उसका जिस तरह से आपने अभी कहा, मिसाल दिया आपने। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यदि वो बयानबाजी ना होती तो तब कौन सा हम कांग्रेस की दया पे थोड़ी चुनाव लड़ रहे थे? हमने जनता के लिए काम किया, जनता के लोगों के साथ काम किया, जनता के लिए काम किया, जनता के द्वारा काम किया। हम तो चुनाव तब भी लड़ रहे थे, परंतु इनकी मानसिकता क्या है दलित के बारे में? दलित को किस प्रकार से अपमानित करते हैं लोग।
मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ये नरेश सेलवाल विधायक है मेरे साथ अब भी विधानसभा में। जब उकलाड़ा से 2005 में विधायक था, दहाड़ा मार मार कर होता था कि भूपेंद्र हुड्डा मेरी सुनता नहीं है क्योंकि मैं दलित हूं। वो राजपाल भूकड़ी जो सडोरा से एमएलए 2005 के अंदर, वो बार बार बयान देता था कि मेरी तो एंट्री नहीं सीएम हाउस के अंदर क्योंकि मैं दलित हूं। कुमारी सैलजा रोती थी कि मेरे को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने देगा, भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि मैं इसलिए मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हूं। कौन सी बातें याद करूंगा आप? कृष्ण बेदी जी, आप हमेशा अपनी बात खुलकर रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं। कांग्रेस में इस वक्त नेता विपक्ष को लेकर, विधायक दल के नेता को लेकर मंथन चल रहा है और अभी भी मीटिंग्स का दौर चल ही रहा है। बड़ी वजह क्या मानते हैं फिर आप? कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है ये, या कुछ और महत्वाकांक्षाएं किसी नेता? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, गुटबाजी तो वहां होती है जहां कोई आदमी हो। कांग्रेस में ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है, और अब तो कार्यकर्ता भी नहीं बचे। ये लोग 37 लोग हैं, उनमें से एक विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाना नहीं चुन पा रहे। ये अदूरदर्शिता, ये कमजोरी लीडरशिप की कमजोरी है। पहले कहते थे कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद हम इसको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। अब महाराष्ट्र चुनाव में कौन आया? कोई 2 सीट आई कहीं से गिनती की। गठबंधन में चुनाव लड़ रहे, कोई सीट नहीं आई। फिर कहते दिल्ली चुनाव का और नेता प्रतिपक्ष का क्या मतलब हुआ? कोई तालमेल नहीं। फिर कहते हैं हम नगर निकाय चुनाव के बाद कराएंगे। ये लोगों के पास ना कोई विजन है, ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है। केवल सबसे बड़ा लोकदलीकरण यदि कांग्रेस का अब हुआ है, इतना तो लोकदल का भी कभी लोकदलीकरण नहीं हुआ होगा जितना कांग्रेस का लोकदलीकरण हुआ है। व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द ये लोग घूम रहे हैं, और जिस प्रकार के नेता के नेतृत्व में ये पूरे देश में काम कर रहे हैं, या चुनाव लड़ रहे हैं, या नेतृत्व में काम कर रही है पार्टी, वो बेचारा खुद ही दिशाहीन है। आपने ना डीए और पेंशन्स में साइंटिफिक फार्मूले को अपनाने की बात कही थी कि साइंटिफिक फार्मूला अपनाया जाएगा, तो वो किस तरह का फार्मूला होगा? इसमें वृद्धि करने को लेकर, इसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें समय के अनुसार बदलाव बड़ा जरूरी है। एक पैरामीटर है, महंगाई के साथ इंडेक्स जुड़ता है। जैसे महंगाई बढ़ती है उसी प्रकार से डीए की बात है, परंतु उसमें भी असमानता कई जगह नजर आ रही थी हमें, बहुत तरह की। वो एक फार्मूला हमारे अधिकारियों ने निकाला है, हमारी सरकार की सोच बनी है। उस फार्मूले को लेकर हम विधानसभा सत्र के बाद आ रहे हैं आपके पास। तो जो असमानता लोगों में हर्ट बर्निंग पैदा करती है। जब हर्ट बर्निंग होती है तो फिर लोगों में बेचैनी, असंतोष जब पैदा होता है तो फिर वो बेचैनी बढ़ती है। तो वो चीजें, बहुत सी चीजें हैं जिनको ठीक करने की आवश्यकता है, और वो हमारी सरकार ने जिम्मेवारी ली है। उन चीजों को हम ठीक कर रहे हैं। जिस तरह से आपकी सरकार ने कोशिश और की कि अलग अलग जो भी जातियां हैं, उनकी जो भी बड़ी हस्तियां हैं, उनके कार्यक्रम, दलित वर्ग में भी जो भी बड़ी हस्तियां रही हैं, महापुरुष रहे, उनके कार्यक्रम राज्य स्तरीय रूप में मनाने की कोशिश हुई। किसी भी समाज के लिए, उस जाति के लिए जब इस तरह के बड़े कार्यक्रम सरकार के लेवल पर किए जाएं, तो उन जातियों को कितना मोटिवेट ये करती हैं? देखिए, ये पहली बार 26 अक्टूबर 2015 में जब मैं पहली बार विधायक और मंत्री हुआ मनोहर जी की सरकार में, हमने कैथल के अंदर भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह आयोजित किया, और वहीं पर उसी टाइम में योजना बनी कि अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी संत महापुरुष हैं उन सभी को हम सरकारी स्तर पे उसी के जन्म दिवस कार्यक्रम आयोजित करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती, संत शिरोमणि रविदास जयंती, संत शिरोमणि कबीर जयंती और भगवान वाल्मीकि जयंती को हमने सरकारी स्तर पर उस समय योजना बनाई। परंतु जब हम और आगे बढ़े, बहुत से ऐसे वर्ग थे जिनको कोई टच नहीं करता था, उनकी कोई सुध नहीं लेता था। तो मनोहर लाल जी ने एक बड़ा विजन तैयार किया। उन्होंने एक योजना बनाई, संत महापुरुष सम्मान प्रचार प्रसार करके एक योजना बनाई, और जितने भी हमारे ऐसे संत समाज के लोग थे, महापुरुष लोग थे, जिन लोगों का एक बहुत बड़ा समाज को मार्गदर्शन देने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, उन लोगों को किस प्रकार से सम्मान के साथ उनके जयंती समारोह या उनके प्रकाश उत्सव मनाए जाएं, तो एक बहुत बड़ी व्यापक योजना बनी। और मेरे को खुशी है इस बात की कि जिसकी एक छोटी सी शुरुआत कैथल से हमने की थी, आज देश के अंदर प्रथम स्टेट हरियाणा ऐसा है जहां इस प्रकार की योजना को इंप्लीमेंट किया गया है और सरकारी स्तर पर इंप्लीमेंट किया गया है। और ये मनोहर लाल जी की और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी सोच थी। जब किसी समाज को, किसी वर्ग को जब सम्मान मिलता है तो फिर उसमें बहुत सी चीजें, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ता है तो फिर वो डेवलपमेंट की तरफ चलता है।
तो इस प्रकार से उन लोगों का विश्वास बढ़ाया और विश्वास बढ़ाने के साथ साथ आज वो विकास में अपने आप को उन्होंने जोड़ लिया। और विकास में जब व्यक्ति जुड़ता है तो संपूर्ण समाज का उत्थान होता है। पहले क्या था, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, किसी को व्यक्तिगत नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, परंतु पहले जो विश्वविद्यालयों के नाम रखे जाते थे, किनके नाम पर रखे जाते थे, ये सारा आप समझ गए होंगे। तो उस समय तो गुरु गोविंद सिंह जी याद नहीं आते थे लोगों को। भगवान वाल्मीकि के नाम पे तो कभी आंगनवाड़ी भी नहीं बनाई। ये तो मुंदड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो मनोहर लाल जी बनाते हैं। विश्वकर्मा जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाते हैं तो मनोहर लाल जी बनाते हैं। अंबेडकर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो मनोहर जी बनाते हैं। संत श्रीमान रविदास जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में बनाते हैं तो मनोहर लाल जी बनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर या जमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो हमारी सरकार बनाएगी। बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा तो वो हमारी सरकार बनाएगी। अब इन लोगों ने तो बाप दादाओं के नाम याद रखे सदा, और हमने संतों महापुरुषों के नाम याद रखे, परंतु फिर वो बाद में क्या कहते हैं, जब इनका काम था, करने का टाइम था, तब तो ये परिवारवाद से बाहर निकले नहीं। फिर कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ होगी। अरे ईवीएम में थोड़ी गड़बड़ होगी, वो तो बार बार कह रहे हैं ईवीएम की गड़बड़ी को। तो जब उन लोगों को अपमानित कर रहे थे तो आज वो लोग बदला नहीं लेंगे क्या? ये अपना यहां का सेटिंग करे ना, ईवीएम की सेटिंग की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ईवीएम तो सभी जगह ठीक है, इनकी यहां की सेटिंग बिगड़ी हुई है। जब इन लोगों को राज करने का ताकत मिलता, समय मिलता है, तो उनकी फिर क्षेत्रों की सरकार बनती है, परिवारों की सरकार बनती है, गोत्रवाद पे जाते हैं, जातिवाद भी छोड़ते हैं, फिर तो गोत्रवाद पे जाएंगे। एक आखिरी सवाल बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे उसका जवाब चाहूंगा। बीजेपी ने कहा कि देश के विकास के लिए हमारी सरकार चाहिए, लोगों ने बनाई, बार बार बनाई, तीसरी बार बनाई, हरियाणा में भी तीसरी बार बनाई। अपने हरियाणा में एक नारा दिया कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, तभी प्रदेश का विकास हो पाएगा। अब आप बात कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, तो विकास के लिए ये इंजन सारे एक साथ आए, कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? आपका इसमें क्या कहना है? असमान सरकारें बननी चाहिए। असमान तो यदि परिवार में भी है, परिवार नहीं डेवलप करता, परिवार की डेवलपमेंट रुक जाती है। क्यों ना ट्रिपल इंजन की सरकार बने? जब हम बेटर देश में कर रहे हैं, बेटर प्रदेश में कर रहे हैं, तो निकाय में क्यों नहीं बेटर करेंगे? पंचायतों में क्यों नहीं बेटर करेंगे हम? ये सारी चीजें जब स्मूथली चलेंगी, अब फिर रोना रोएंगे, क्या रोएंगे? कह जी हम तो विपक्ष का बन गया इसलिए मेरे काम नहीं होते। फिर विधानसभा में ये मत कहे ना, जब ये विधानसभा में आके कहते हैं कि हम विपक्ष के हैं इसलिए हमारी चलती नहीं। हमने सम्मान रूप से हरियाणा का विकास करना है, सभी मतदाताओं का सहयोग लेकर विकास करना है, सभी का आशीर्वाद लेकर हमने विकास करना है, सभी वर्गों को साथ लेकर हमने विकास करना है। इस सोच को लेकर हमने ट्रिपल इंजन का नारा दिया और लोगों ने हमारी बात पर मोहर लगाने का काम किया, ऐसा मुझे विश्वास है। और 12 तारीख को यह विश्वास 100% विश्वास बना रहेगा। इस विश्वास के साथ हम लोगों के बीच में गए। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार बेदी जी, खबर अभी तक के मंच पर आने के लिए और सभी सवालों के आपने बेबाकी से जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण बेदी साहब आपका। लेकिन गुजारिश है कि कुछ वक्त और मंच पर आप बने रहें और मैं इल्तिजा करूंगी अपने एमडी जनाब विशाल गर्ग साहब से कि वो आके हमारे मेहमान को सम्मान से नवाजें। एक बार जोरदार तालियां कृष्ण बेदी साहब के लिए। बेहद शुक्रिया आपका सर, आप तशरीफ लेकर आए, इस बातचीत के सिलसिले में आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।